खाली को। इसको मेजर करेंगे आप, जेस्टेशन सैक जब भी नज़र आएगा उसको मेजर करेंगे ना। अगर आप जेस्टेशन सैक को मेजर करते हैं और उसका साइज़ 25 mm से ज़्यादा है, मीन जेस्टेशनल सैक डायमीटर MGSD अगर 25 mm से ज़्यादा है तो, और अंदर कुछ भी नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम? बिलाइटेड ओवम, एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, मिस्ड अबॉर्शन, कुछ भी कह सकते हैं। 3-4 नाम है इसके, और जो हमने बात की थी ना मिस्ड अबॉर्शन की, ठीक है। सबसे पहले हम जेस्टेशनल सैक, पहली चीज़ जेस्टेशनल सैक है ना, वहीं से शुरू करते हैं। आपने जेस्टेशनल सैक देखा, उसका साइज़ 16 मिलीमीटर है। कितना है? 16। और उसमें यॉक सैक नहीं है, तो इट मीन्स प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है, मतलब बच्चा आगे नहीं होगा। बिलाइटेड ओवम कह देंगे इसको, एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, मिस्ड अबॉर्शन। 16 mm हैं और यॉक सैक नज़र ना आए। 25 mm हो जाए, वेट कर लें आप, 25 mm साइज़ हो जाए और आपको एम्ब्रियो नज़र ना आए। 16 mm यॉक सैक के लिए, क्योंकि यॉक सैक पहले नज़र आता है ना, फिर और बढ़ गया साइज़ उसका, 25 तक चला गया वो, और एम्ब्रियो नज़र नहीं आ रहा, तो इट इज़ अ केस ऑफ बिलाइटेड ओवम, एन एम्ब्रियोनिक जेस्टेशन, मिस्ड अबॉर्शन। बात समझ आ गई है कि नहीं आई? कितना साइज़ होना चाहिए? 25 mm। अब हम यहाँ से चलते हैं तरतीब के साथ। अब ये लिखा हुआ है ऊपर, खाली रहम का मतलब क्या है? इंग्लिश में इसका क्या तर्जमा करेंगे हम? खाली रहम का, खाली रहम, एम्प्टी यूट्रस। एम्प्टी मीन खाली, यूट्रस मीन रहम, ठीक है। तो एम्प्टी यूट्रस, अब आपने अल्ट्रासाउंड किया, एक पेशेंट आती है कि जी मुझे शक है, मुझे हमल हो सकता है, तो आप काइंडली कंफर्म कर दें। आप कंफर्मेशन के लिए आती है। अब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपको यूट्रस ऐसे नज़र आता है। कैसे नज़र आता है? एम्प्टी, वो यूट्रस खाली नज़र आता है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो उसके 4 चीज़ें हो सकती हैं। कौन सी 4 चीज़ें हो सकती हैं? आपने अल्ट्रासाउंड किया, आपको कुछ भी नज़र नहीं आया, यूट्रस जिस तरह नॉर्मल होता है वैसे ही नज़र आया, एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का यूट्रस जैसे होता है वैसे नज़र आया, लेकिन वो कहती है कि मेरा जी UPT पॉजिटिव है। नंबर 1 एक्टोपिक हो सकती है, क्योंकि यूट्रस IUP नहीं है तो एक्टोपिक भी हो सकती है। गुड। मतलब कि उसमें कोई साइन ऑफ प्रेगनेंसी कोई गेस्टेशनल सैक कुछ भी नहीं है ना, खाली की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नॉन, जिस तरह नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस वैसा नज़र आता है, लेकिन उसको शक है कि शायद मुझे हमल हो सकता है। तो आपको नज़र आया तो आप क्या अंदाज़ा निकालेंगे इससे? एक्टोपिक आ सकता है। क्या कह रहा था? जो आपने यहाँ पर मोलर प्रेगनेंसी बताई थी, तो वो यूट्रस में होती है या बाहर होती है? तो मुझे तो याद है कि ये कहाँ पढ़ा होगा आप लोगों ने? चीज़ें आपको माशाल्लाह हैं, वो आगे आ रही है ना, अभी तो यहाँ पे रहे आप। नहीं, मैं आप इसमें यही पढ़ रहा हूँ, तो वो कुछ इसमें ये नहीं आ सकता। नहीं, इसमें से एक्टोपिक आएगी। एक्टोपिक आएगी। और देखिए ना, मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूँ यूट्रस आपको नज़र आ रहा है लाइक अ नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट, तो उसमें मोलर तो क्लियर नज़र आता है, मोलर का तो पता लग जाता है। एक्टोपिक आएगा। आप अंदाज़ा लगाएंगी कि अगर यूट्रस बिल्कुल ठीक है तो ये एक्टोपिक हो सकता है। आप क्या अंदाज़ा लगाएंगी? यही लगाएंगी या और भी कुछ सोचेंगी? ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हो सकती हैं।
ऐसा हो सकता है कि मरीज़ आपके पास आया, वो कहता है जी मुझे हमल है, मेरे दिन ऊपर हो गए हैं। ये भी हो सकता है कि उसका हमल ना हो, हार्मोनल चेंजेस की वजह से सम टाइम वैसे भी ऊपर हो जाते हैं। पहले तो ये चीज़ भी हो सकती है। अगर आपको यूट्रस नज़र आया है तो ये भी हो सकता है कि हमल ना हो। दूसरा, जैसा आपने बताया कि एक्टोपिक हो सकती है। तीसरा ये हो सकता है कि वो बहुत जल्दी आ गया, वेरी अर्ली आ गया, वो अनएबल टू डिटेक्ट, अल्ट्रासाउंड इज़ अनएबल टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब अभी उसकी डेट से 2-4 दिन ही ऊपर हुए हैं, 2-4 दिन ही पेशेंट के ऊपर हुए हैं और वो चेक करके बताओ, तो वहाँ पे आपको यूट्रस क्या नज़र आना है? जैसे मैंने आपको बताया कि 5 हफ्ते या 6 हफ्ते के बाद आपको चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं। समझ आ रही है ना? तो एक क्या आपने अंदाज़ा लगाना है, हो सकता है कि हमल हो ही ना। दूसरा ये हो सकता है कि वेरी अर्ली प्रेगनेंसी का केस हो। तीसरा ये हो सकता है कि एक्टोपिक हो। और चौथा ये हो सकता है कि हमल हुआ और मिसकैरेज हो गया हो। अगर वो थोड़ा लेट आया, 6ठे हफ्ते में, 7वें हफ्ते में आया, तो ये भी हो सकता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके माइंड में होने चाहिए जब यूट्रस आपको, एक पेशेंट प्रेगनेंसी के आगे बात करता है और आपको उसका यूट्रस बिल्कुल क्लियर नॉर्मल नज़र आ रहा है, तो ये 4 चीज़ें आपने सोचनी है। उसमें अगर उसको पेन है राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे पेल्विक रीजन में, तो आपके माइंड में एक्टोपिक जाना चाहिए और आपने एक्टोपिक को रोल आउट करना है। देखना है कि कहीं पे कोई पानी का नज़र आ रहा है कि नहीं, ऐसे गोल गोल तो नज़र आ जाता है, पानी में ऐसे नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा तो एक्टोपिक ही है भाई इसको। ठीक है, थोड़ा शक हो तो आपने आगे रेफर कर देना। तो अगर पेन है, क्योंकि इसमें पेन तो होगी ना, लाजिम बात है, एक तंग चीज़ है, उसमें जब वो फैलना शुरू करेगा तो दर्द तो करेगा वो। अगर वो आपको एक्टोपिक नहीं मिल रही, फिर आप उससे कहेंगे जी बीबी आप 2 हफ्ते बाद ही आ जाएँ, या हफ्ते बाद आ जाएँ, 2 हफ्ते बाद आ जाएँ। अगर 5 हफ्ते से बाद ही तो 1 हफ्ते बाद बुला लें। अगर फ़ौरन ही 2-4 दिन ऊपर में तो 2 हफ्ते बाद बुला लें, आप 2 हफ्ते बाद आना, दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएं आप। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप वेरी अर्ली प्रेगनेंसी में आई हैं, तो आप 2 हफ्ते बाद आएंगी तो हमें कुछ ना कुछ जेस्टेशन है कि बच्चा कुछ ना कुछ एम्ब्रियो नज़र आएगा, तो हम आपको कमेंट करके बता देंगे। बात समझ आ रही है ना? तो जब खाली रहम आपको नज़र आता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो प्रेगनेंसी की पेशेंट वो करती है, बात करती है, तो आपने 3-4 चीज़ें ज़हन में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये लिख लें आप लोग कि खाली रहम अगर है या एम्प्टी यूट्रस है तो क्या चीज़ें हो सकती हैं, 4 चीज़ें हो सकती हैं, लिखें। अगर मरीज़ ये कहता है कि मुझे हमल है और आपको खाली रहम नज़र आता है या एम्प्टी यूट्रस मिलता है, तो 4 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, हमल नहीं है, नो प्रेगनेंसी। नंबर 1, नो प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी नहीं है। ठीक है, वैसे ही उसके दिन ऊपर हो गए। सेकंड, वेरी अर्ली प्रेगनेंसी। पहले प्रेगनेंसी, नो प्रेगनेंसी, वेरी अर्ली प्रेगनेंसी। थर्ड, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, लिख लिया आपने 4 चीज़ें। एंड फोर्थ, मिसकैरेज। ये 4 चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी मिसकैरेज, मिस्ड अबॉर्शन। अच्छा, एक टर्म होती है मिसकैरेज, मिस्ड अबॉर्शन, एक होती है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होती है, सुना है नाम कभी? कोई फ़र्क है इसमें मिसकैरेज और स्टिल बर्थ है? हैं? क्या फ़र्क है? स्टिल बर्थ में पैदा होना और बच्चे का ज़ाया हो जाने, इसका क्या मतलब है? उधर बच्चा पहले तो ज़ाया नहीं हुआ, पहले कोई अबॉर्शन उसका नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है 8 मंथ में 9th में आके तो उसका अंदर से कोई, यानी कि बच्चे का मुर्दा पैदा होना, उसको स्टिल बर्थ कहते हैं।
अगर मुर्दा बच्चा 18वें हफ्ते में पैदा होता है, 17वें हफ्ते में, 18वें हफ्ते में, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, किसी भी टाइम डेथ हो सकती है। 17वें हफ्ते में मुर्दा बच्चा पैदा हो सकता है कि नहीं? किसी भी टाइम हो सकता है। अगर 17वें हफ्ते में होता है तो वो स्टिल बर्थ होगी। 3 मंथ तक अबॉर्शन होता है तो 17वां हफ्ता कब बनता है? उसके बाद 3 मंथ तक 12 मंथ, उसके बाद भी अबॉर्शन। आप बताएं, ये रोशनी डालें दोनों मिलके। सर जब मैंने मेरा स्टिल बर्थ का जो पढ़ा है ना, अभी जो रिपोर्ट में देते हैं ना, मंथली रिपोर्ट, स्टिल बर्थ पे कितने हुए हैं, मतलब कि कितनी पैदाइश हुई है और कितने में जिंदा थे और कितने कोई बात आ गई है। जब पैदा ही बच्चा मुर्दा होगा। मेरा सवाल है कि 19वें हफ्ते में बच्चा पैदा होता है, मुर्दा बच्चा पैदा होता है 19वें हफ्ते में, आप क्या लिखते हैं? आप लोग ये पूछ रहा हूँ। आईयूडी ठीक है। ये देखें लिखा मिस कैरेज, मुद्दत हमल 20 हफ्तों से पहले जनीन का ज़ाया होना, ठीक है। और स्टिल बर्थ जो है वो 20 हफ्तों के बाद वर्ड यूज होता है स्टिल बर्थ का। मेरे बात कर सवाल करने का मकसद ये था कि जो स्टिल बर्थ की टर्म है वो कब यूज़ होती है। ये देखें ना, आप कंफ्यूज हो रही हैं, ये आपको नज़र आ रहा है? A miscarriage is the spontaneous loss of a fetus before the 20th week of pregnancy। ऊपर पढ़े नज़र आ रहा था। Pregnancy losses after the 20th week are called, ये देखें, pregnancy losses after the 20 weeks are called still birth। से पहले बिफोर 20 होगा तो अबॉर्शन, मिसकैरेज या आईयूडी भी लिख दें, लेकिन स्टिल बर्थ नहीं लिखना आपने 20 से पहले, ठीक है। ये बताने का मकसद ये था कि स्टिल बर्थ ना लिखें आप। जब 20 हफ्ते से ऊपर हो जाए फिर आप क्या लिखेंगी? अच्छा, एबॉर्शन की कोई टाइप्स भी होती हैं? बताओ कितनी टाइप्स होती हैं? बहुत सी जो होती हैं, फिर को 5-7 हमें बता दो। एक तो है 8 एबॉर्शन हैं। 8 इन्होंने थ्योरी अपने ज़माने में ठीक ठाक पढ़ी हुई है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस हैबिचुअल एबॉर्शन होता है, मिस्ड एबॉर्शन आता है, और उसके बाद एक लीगल, एक इलीगल एबॉर्शन होता है। इलीगल एबॉर्शन कब होता है? इलीगल जो जबरदस्ती कब? इलीगल मतलब जो खुद से ज़ाया करवाना चाह रहे हैं तो इलीगल है। अगर मतलब एक है कि जायज़ प्रेगनेंसी, जायज़ मियाँ बीवी हैं और उनका अब भी कोई इलीगल हो सकता है? अगर वो मतलब कि इलीगल इसमें आया कि वो ज़बरदस्ती अपना बच्चा ज़ाया करवाना चाह रहे हैं। नहीं, अगर ज़बरदस्ती नहीं ना, मियाँ बीवी राज़ी हैं, उनके यहाँ 6 बच्चे हैं, वो लीगल हैं 6 बच्चे हैं, अब उनको अचानक ख्याल आया कि चलो करवा लेते हैं, वो लीगल हो जाएगा? नहीं, गुनाह एक अलग चीज़ है, लीगल इलीगल एक अलग चीज़ है, ऐसी है कि नहीं? जो आपने वफात पे ज़ाया कराना चाहते हैं वो इलीगल है, वो लीगल तो नहीं है ना। लीगल सिर्फ वो है कि ऐसी माँ को बीमारी या बच्चे को आगे चाहते नुकसान उसके लिए, और वो जो डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट है या तो बड़े वो लेके देंगे बच्चा ज़ाया करवा दो, वो लीगल है, वो लीगल हो जाएगा। वो हफ्ता कोई भी हो, उसमें 40वां हफ्ता हो, 38वां हफ्ता हो। जी बिल्कुल, क्योंकि सर हमारे वाले में एक औरत है अभी केस है, उसको छठी लाख को तो फूल दे दी, वही मतलब ज़ाया के बाद 6वां हफ्ता महीना था, 6वां महीना, उसने डॉक्टर से कंफर्म कराया, डॉक्टर ने कहा बच्चे का साल नहीं है, जल्द से जाओ इसको। कौन सा महीना था उसका? 6वां महीना था। 6वां महीना नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल है 38वां हफ्ता है। 38वां हफ्ते में नहीं हो सकता।
सर 38 34वां हफ्ता है, चलो 34वां हफ्ता है, 30वां हफ्ता है। इतना कम ले आया हूँ मैं, अब बताओ। नहीं सर 30 हफ्ता है, मियाँ बीवी दोनों फैसला करते हैं कि इसको अबॉर्ट कराना है। नहीं सर और डॉक्टर सर 38 हफ्ते तो रोक किधर सकते हैं? अभी आपने बताया कि 20 हफ्ते पहले वर्ष नहीं, उसको वो भी तो करवाते हैं ना, डीएनसी वगैरह जो करवाते हैं, या क्या करवाते हैं, बच्चा मरता नहीं है। मतलब अब हमने करवाया है, हमारी मेरे सिस्टर का हमने करवाया है। डॉक्टर ने, गायनेकोलॉजिस्ट हमें कहा कि ये 28 हफ्ते से पहले लीगल है, इसको ज़ाया करवाना है तो हम ज़ाया कर देते हैं। वो मेडिसिन दे के करते हैं ना, उसको मेडिसिन दे के बच्चे को, मेरा ख्याल है पता नहीं क्या मारते हैं, वो क्या करते हैं। अब वो मुझे इतना गायनेकोलॉजी रिलेटेड आइडिया नहीं है। वो ये होता है कि उन्होंने मेरा ख्याल है कोई इंजेक्शन दिए हैं, क्या दिया उसको, उसके भी 26वें हफ्ते पे करवाया था हमने। उसके बाद वो पैदा हुई, कुछ उसने सांसें ली और मर गई, लेकिन वो हमने खुद करवाया था अपनी मर्ज़ी से। मेडिकली कोई रीजन नहीं है। रीजंस तो थी ना उसकी, लाजिम बात है, वो तो लीगल में आ जाएगा ना। लेकिन हमें ये कहा रीजंस उसकी थी, उसका जो था ब्रेन की काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ थी। एनॉमली स्कैन करवाया, हाइड्रोकेफलस भी था, स्पाइना बाइफिडा भी था, और भी 2-4 डिजीज़ साथ में जो थी ब्रेन की काफ़ी ज़्यादा। होलोप्रोजेंस की फैली शायद नाम सुना होगा, और डाउन सिंड्रोम ये नाम सुना होगा अपने, ये काफ़ी सारी जो ना डिजीज़ का मल्टीपल था ये। तो हमें ये कहा गया, गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि जी आप 28 वीक से पहले करवा लें, अदरवाइज़ ये इलीगल हो जाएगा, हम इसको अबॉर्ट नहीं कराएंगे। आप तो कह रही हैं कि लीगल, अगर मर्ज़ी से करवाएं, और गायनेकोलॉजिस्ट, जबकि रेडियोलॉजिस्ट ने भी कहा कि जी इसको करा देना चाहिए अबॉर्ट, मसला है। गायनेकोलॉजिस्ट ने भी कहा करवा देना चाहिए, मसला है। डॉक्टर फरहान ऑफिस का उसने भी कहा मसला है, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट क्या कहती है कि जी 28 हफ्ते से पहले करूँगी मैं, उसके बाद मैं नहीं कर सकती, लीगल मसले बन जाएंगे। मतलब 28 हफ्ते के बाद अगर बच्चा एबनॉर्मल भी है और रेडियोलॉजिस्ट कहता है एबनॉर्मल है, तो आपको फिर भी कैरी करना है, ये बात नहीं कर। बच्चे में हरकत ना आए ना, हरकत दूसरा बच्चा करता है ना, मतलब जहाँ, लेकिन मतलब हम कह रहे हैं कि हार्ट जैसे बच्चा हार्ट बीट क्या जाती है, किधर हम अभी आ जाती है, हाँ बच्चा आएगा तो साथ में हार्ट बीट आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी, आ जाएगी। तो क्या इसमें सवाल क्या है? सर सवाल ये है कि मेरे माइंड में कारण मैंने सुना था इस तरह का, हाँ ये था कि डॉक्टर मतलब बच्चा हरकत नहीं करे तो उसमें जान नहीं आती, उससे पहले पहले गायब करा दो। वो तो फिर क्या नाम है, उसके आने से पहले ज़ाया करा दो, ये तो फिर ये बात हुई ना। देखिए दिल तो उसका धड़कता है, जैसे ही बच्चा आएगा उसका दिल धड़केगा, और जब दिल धड़कता रहा तो उसकी तकरीबन जान भी आ गई। नहीं, हरकत करता है बच्चा 4-5वें महीने में वो घूम फिर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है। चले बहरहाल फिर गायनेकोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है ये मिस कैरेज 20 हफ्तों से पहले, 20 हफ्तों के बाद स्टिल बर्थ हो गई। मिस कैरेज या बिलाइटेड ओवम जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, जिसमें एम्प्टी जेस्टेशनल सैक हो, ये आपको लिख लेनी चाहिए हेडिंग, इसको लिखें बिलाइटेड ओवम। बिलाइटेड ओवम, ठीक है, बिलाइटेड ओवम हेडिंग बना ली, हाँ लिखा भी हुआ BLIGHTED। ठीक है, बिलाइटेड ओवम कब कहेंगे, अब लिखें, जब जेस्टेशनल मीन जेस्टेशनल सैक डायमीटर MGSD मीन जेस्टेशनल सैक डायमीटर MGSD 25 mm से ज़्यादा हो। या जेस्टेशनल एज 7 हफ्ते से ज़्यादा आ रही हो।
7 से ज़्यादा आ रही हो उसे हम ब्लाइटेड ओवम कहते हैं। और उसमें उसे लेना, और उसमें कोई फीटस, कोई एम्ब्रियो, यॉक सैक, और उसमें कोई एम्ब्रियो यॉक सैक नज़र ना आए। तो उसे ब्लाइटेड ओवम कहते हैं। आपने उसका जैसे ये इमेज भी है, ये 3 मेजरमेंट आपने लिए हैं। इन 3 मेजरमेंट्स आपको 2 चीज़ें बताएंगी। एक आपको ये बताएंगी, 3 चीज़ें बताएंगी। ये 3 मेजरमेंट आपको कौन सी 3 चीज़ें बताएंगी, सवाल है शाइस्ता से। 3 मेजरमेंट ले ली ना आपने जेस्टेशनल सैक की, 2 लॉन्ग एक्सिस में है, 1 शॉर्ट एक्सिस में है। ये 3 चीज़ें आपको बताएंगी। क्या 3 चीज़ें बताएंगी आपको? किसकी लेंथ बताएंगी? नहीं वो तो, हाँ ठीक है, वो जो मेन जेस्टेशनल सैक डायमीटर बताएंगी, MGSD कि डायमीटर 25 mm है, 24 है, 22 है, 26 है, वो वैल्यू आ जाएगी। एक नहीं, लेंथ कम नहीं क्या करना है। ये 3 चीज़ें लेंथ भी बताएंगे। चलें, ये तो लिखा हुआ आ जाएगा ना। देखें, ये आपने मेजर की लेंथ आ गई, ये फिर क्या नाम है विड्थ आ गई, ये फिर विड्थ आ गई, ठीक है, ट्रांस एक्सिस में। जब ये 3 मेजरमेंट आ गई, इनकी अलग अलग वैल्यू आएगी, D1, D2, D3। ये तीनों मिलके आपको नतीजे निकाल के देंगी मीन जेस्टेशनल सैक डायमीटर। इन तीनों का मीन आएगा। जैसे हम कहते हैं जी 10 जमा 6 जमा 4 20 तकसीम 3 6.6 होगा ना ऐसे। तो उन तीनों वैल्यू का मीन कितना आएगा? 6.6। अब जब 3 मेजरमेंट आपने ली, इन तीनों को तकसीम 3 करेंगे तो वो वैल्यू आपको मशीन कैलकुलेट करके दे देती है। ऑटोमेटिकली लिखा हुआ जाता है मीन जेस्टेशनल सैक डायमीटर, जो भी लिखा हो, ये 3 चीज़ें, MGSD आ जाता है, GSD आ जाता है, ठीक है। मशीन पे खुद आती है, कैलकुलेशन आ जाती है, कैलकुलेशन खुद होती है। जिन मशीनों पे नहीं होती वहाँ पे आप खुद जमा करके तकसीम 3 करते हैं। कुछ मशीनों पे जहाँ पे नहीं होगी ना, देखो ना, मीन निकालने का क्या तरीकाकार होता है। अगर 3 चीज़ें हैं तो डिवाइडेड बाई 3, अगर 4 चीज़ें डिवाइडेड बाई 4, अगर 2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही निकलता है ना मीन। आपके पास 20 रुपये हैं, इसके पास 10 रुपये हैं, तो उसका मीन कैसे निकलेगा? कितना बनेगा जमा करोगे? 20 और 10, हाँ, कितना बनेगा? तो मीन कितना बना? 30 आपके पास 20 रुपये हैं, इसके पास 10 रुपये हैं, इसका मीन कितना बनेगा? आपके पास 20 रुपये हैं, इसके पास 10 रुपये हैं, मीन कितना बनेगा? लगाओ, कैलकुलेटर लगाओ। 2.5। आप बताएं, सोच के बताएं, थोड़ा जोर दें जहन पे ना। 15 कैसे 15 कैसे बनेगा? आप 15 कैसे बनेगा? एक के पास 20 रुपये हैं, एक के पास 10 रुपये हैं, मीन कितना बनेगा? ठीक है, हाँ, कितना आएगा? आप 2.5 वर्ग भाव के हिसाब से कह रहे हैं, 15 बन गया। अब आपके पास 20 रुपये हैं, इनके पास 10 रुपये हैं, मेरे पास 30 रुपये हैं, अब मीन कितना बनेगा? बीस हैं, 10 हैं, 30 मेरे पास हैं। कितना बनेगा मीन? टोटल 70 बनेंगे उसको। टोटल 70 बनेंगे, तो की तो पानी सलामी देनी चाहिए। सही 20 10 और 30 कितने नहीं बने, तो ये तो कह रही है 70 बनते हैं। 20 10 30 7 इसका मीन कितना बनेगा?
2.10 कैसे बनाया आपने, दिखाइए। देखें B60 था ना, तो 3 जो है ना 2/6 है और नीचे 0 आ इधर मुझे लाइन इधर दिखाइएगा आप, 20। ये दिखाएं। मैंने का फार्मूले भी तो देखो ना, ये कौन सी मैथ पढ़ी है इन्होंने। ये 3 है ना, हाँ जी, ठीक है। 3 2 6, ये तो ज़्यादादार नहीं करना आपने। आप ये बताएं, इधर देखें, हाँ जी 20 रुपये उनके पास, 10 आपके पास और 30 मेरे पास, ये कितने हो गए? 20 और 10 कितने होते हैं? ये 30 और 30 60 हो गए। 60। बंदे कितने हैं टोटल? 3 है। डिवाइडेड बाई 3 होगा ना, 3 बंदे हैं ना। अच्छा मैं दूसरी तरह पॉइंट वाला डिवाइड कर रही हूँ। नहीं ऐसे भी कर रहे हैं, पॉइंट वाले कर लें। 60 तकसीम 3, 3 वाला 6 पे कितने दफा जाएगा? 2 मरतबा और 0 0। हाँ तो पॉइंट नहीं ना, पॉइंट कहाँ है? पॉइंट ये देखें, ये 0 क्यों आ रहा है यहाँ? जब 3 2 6 है, ठीक है, 6 तो 6 आपस में कट जाएगा ना, फिर 0 कहाँ जाएगा? ये नहीं मुझे समझ आ रही क्या कह रही हैं। 60, अच्छा मेरे पास मोबाइल में कैलकुलेटर है, मोबाइल में है, मैं करती हूँ। करें 60 तकसीम 3 करें। ये 0 वाला तकसीम मुझे नहीं करना आता, 0 कैसे तकसीम करते हैं? पॉइंट्स होते हैं सर, पॉइंट्स ले। अच्छा करें ज़रा, 60 तकसीम 3। नहीं फिर ये देखे ना 0 कहाँ जाएगा? 20 आ रहा है ये असल नहीं में। फिर 0 कहाँ जाएगा इसमें? ये 0 मुझे नहीं पता 0 किधर जाएगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने ये इस तरह के किए हुए समझ, इस तरह मैं इसलिए कह रही हूँ। देखें ये आप देखें 6 तो आपस में कट गए, ठीक है, ये दोनों तो कट गए। ये 0 ऊपर चला नीचे जाएगा, आ गया, नीचे नहीं जाएगा, 0 ऊपर जाएगा। 0 ऊपर नहीं जाता होता, यहाँ पे हमेशा पॉइंट लेते होते हैं। कैलकुलेटर ने 20 जवाब दिया, मकसद कहने का ये है कि 20 जवाब बनेगा, ये बनेगा 20 ही। तो हम लोग अपने नाम पे अच्छा करा देते हैं, पॉइंट्स में आती थी इसीलिए। अच्छा तो यहाँ पे बात करने का मकसद ये था कि मीन लेते कैसे हैं, मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर मशीन, कोई ऐसी मशीन आपको मिलती है जिस पे कैलकुलेशन नहीं आ रही, तो आपने कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करनी है, खुद नहीं करनी। मैं इसलिए कहती कि मैंने देखिए ना मेरी बात सुनिए, गलत आ गया ना जवाब, जो भी है जवाब गलत आ गया। आपके फार्मूले के तहत आंसर गलत है, आपने आंसर दिया 2.0, कैलकुलेटर ने आंसर दिया 20 और आंसर है भी 20 ही। 3 बंदे हैं ना, 60 रुपये हैं, चलो 2 रुपये इसको दे दो, 2 इसको दे दो, 2 मुझको दे दो, 54 कौन लेके जाएगा? समझ आ गई है ना? तो बात करने का मकसद ये है कि एक तो आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, दूसरा ये है कि इन तीनों का मीन आपने निकाल लेना है, ठीक है। मीन कैलकुलेटर पे निकालने की, अगर वो मीन आता है 25 mm से ज़्यादा, 25 mm से ज़्यादा आता है और उसमें एम्ब्रियो नहीं है, प्लस दूसरी क्या चीज़ मिलती है, यॉर्क सैक नहीं है, तो वो क्या होगा? ब्लाइटेड ओवम होगा, ठीक है। लेकिन अक्सर मशीनों के अंदर, जो आजकल मशीनें मार्केट में चल रही हैं, उनके अंदर ये सिस्टम है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाती है। आपने जस्ट लाइनें खींचनी है और वो खुद ब खुद आ जाती है, जेस्टेशनल एज भी आ जाती है, ईडीटी भी आ जाती है, उसकी मेजरमेंट भी आ जाती है। अच्छा एक अब सवाल मैंने आपसे ये पूछा था, आपने 3 मेजरमेंट ले ली, आपने इससे क्या नतीजा निकाला? पहला आपने 3 मेजरमेंट से आपको क्या मिला? MGSD, एक चीज़ मिल गई। उसका आपको क्या फ़ायदा हुआ कि आपने मरीज़ को वेट करवाना है या ब्लाइटेड ओवम लिख के डिक्लेयर करके भेज देना है, इसका आपको ये फ़ायदा हुआ है। ये एमिनियम नहीं लिया, बगैर वजह नहीं काम किया हमने। ये हम कोई बगैर वजह काम करने के लिए तो नहीं बैठे हुए ना, हम जब प्रोफेशनल काम करना है तो कोई काम करने के लिए बैठे हुए हैं, टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं बैठे हुए। आपने जब ये मेजरमेंट्स तीनों ली, ये मेजरमेंट लेने की क्या वजह है, क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपने मरीज़ को वेट करवाना है या मरीज़ को ब्लाइटेड ओवम लिख के आपने भेज देना है, या आप कहेंगे जी बीबी तेरी प्रेगनेंसी, बच्चा कोई नहीं आएगा अंदर, ठीक है, समझ आ गई? या अगर उसका 25 mm से कम साइज़ मिलेगा तो आप क्या करेंगी? एक हफ़्ता वेट करवा लेंगे, दोबारा 1 हफ्ते बाद बुलाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हो गया ब्लाइटेड ओवम का? गुड।
इसी बिलाइटिडोमम को हम बिलाइटिडोमम ही लिखिएगा आप। 4-5 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बताऊं फिर वो भी सारे लिखेंगे ये। सर जी। बिलाइटिडोमम ये कॉमन है, ये चलती है, ठीक है। अबॉर्शन की काफ़ी सारे टाइप्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो आपको खुद भी आइडिया है गायनेकोलॉजिस्ट। CRL ऑफ इक्वल टू और ग्रेटर देन सम विदाउट कार्डियक एक्टिविटी। सर जी बिलाइटिडोमम कितने? अच्छा, इसको बिलाइटिडोमम कहते हैं या अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? अच्छा, अब अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर के अंदर एक चीज़ और अगर आप देखती हैं, आप CRL मेजर करते हैं, एम्ब्रियो आपको मिल गया और उसकी एक्टिविटी 7 mm से उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा है और कार्डिक एक्टिविटी नहीं मिल रही, आपने देखा आपको एम्ब्रियो मिला, आपने एम्ब्रियो की मेजरमेंट लेते हैं ना CRL, वो CRL आपको मिली है 7 mm से ज़्यादा और उसके अंदर हार्ट बीट नहीं है, तो वो बच्चा नॉन वाइबल है, डाइड है, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर कहते हैं इसे। अगर CRL 7 mm है, अगर CRL 7 mm या उससे ज़्यादा है और हार्ट बीट नज़र नहीं आती, तो इसे हम अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर कहेंगे या नॉन वाइबल फिटस, नॉन वाइबल एम्ब्रियो कहेंगे या फिटस कहेंगे। लिख लिए जी, ये चीज़ समझ आई है? क्या समझ आई शायद थोड़ा समझाएं मुझे। मतलब कि हमें एम्ब्रियो तो मिला, CRL जो है ना 7 से ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें जो फीटल कार्डियक एक्टिविटी है वो नहीं है, उसको हम अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर। वेरी गुड। अब मुझे आपने बताना है बिलाइटिडोमम और अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर, इन दोनों में क्या फ़र्क है, आपने बताना है। ब्लाइटेड में तो ये है ना कि जब MGSB 25 से ज़्यादा हो या गेस्टेशनल एज जो वीक्स हैं वो 7 से ज़्यादा हो, इसे हम ब्लाइटेड ओवम कहते हैं, और उसमें कोई एम्ब्रियो या जॉब नज़र नहीं आएगा। लेकिन इसमें जो है ना अर्ली उसमें प्रेगनेंसी फेलियर, इसमें हमें एम्ब्रियो मिला, वेरी गुड। CRL 7 से ज़्यादा है और उसमें फीटल कार्डियक नहीं है, तो उसको अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर करेंगे। मकसद ये है कि उसमें हमें जो है ना एम्ब्रियो नहीं मिला और इसमें हमें मिल रहा। वेरी गुड, समझ आ गई। ये देखें, ये नज़र भी आ रहा होगा आपको, ये लिखा हुआ है फेल्ड अर्ली प्रेगनेंसी, लिखा हुआ है ना ऊपर हेडिंग येलो वाली। नो कार्डिक एक्टिविटी विद CRL मिल गई, कार्डिक एक्टिविटी नहीं मिली। कितनी CRL थी? 7 mm से ज़्यादा है या 7 mm इक्वल, नीचे वाली लाइन इतना मतलब इक्वल और मोर, 7 mm या उससे ज़्यादा है और कार्डिक एक्टिविटी नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड फेल्ड अर्ली प्रेगनेंसी। अब एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी या बिलाइटिडोमम किसे कहते हैं? नो फीटल पोल। अब फीटल पोल या फीटस या एम्ब्रियो, नो फीटल पोल है ही नहीं, लेकिन उसका मीन सैक डायमीटर है, कितना है वो पढ़ेंगे? 25 से ज़्यादा, 25 mm से ज़्यादा है। तो ये दोनों का फ़र्क समझ आ गया आपको? गुड। यानी कि अब हमने बिलाइटिडोमम कर लिया, मिसकैरेज खाली इसका टॉपिक बिलाइटिडोमम। अच्छा, ये पुअर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कंफ्यूज करेंगे। ये हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी जो मैं आपको बता रहा था, ये 2 प्रेगनेंसी हैं, देखिए ना, ये क्या लिखा हुआ है? इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशन। ये क्या लिखा हुआ है? एक्टोपिक जेस्टेशन। ऐसे ही है, तो दोनों इकट्ठी है तो क्या कहलाएगी? हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी और हेटेरोट्रोपिक। अच्छा जी, अब कितनी चीज़ें हमने लिखी थी? 2 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं अभी।
जी। ये मिस्ड अबॉर्शन के अंदर आ जाएंगे दोनों केसेस जो है ना, ये मिस्ड अबॉर्शन है। इसी को अबॉर्शन मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। बिलाइटेड ओवम या क्या था, अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर, ये मिस्ड अबॉर्शन है। ठीक है, कि बच्चा है ही नहीं इसमें, बच्चा हुआ अभी तो मर डेड है। आगे है अर्ली फ्लग, ये देखें, ये कुछ इमेजेस हैं ये देख रही हैं, ये देखिए कितना बड़ा है यॉर्क सैक ना, ये जेस्टेशन सैक, लेकिन कोई अंदर चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो एन एम्ब्रियोनिक, ये बिलाइटेड ओवम है, सेम इमेजेस हैं। ऐसे आपको इतना बड़ा नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं अंदर, नीचे लिखा हुआ ना बिलाइटेड ओवम, अंदर कुछ भी नहीं है। बिलाइटेड का मतलब है खाली अंडा, ओवम कहते हैं अंडे को, दायरे की तरह का है ना, अंडे की तरह का, ये ओवम कहते हैं अंडे को, तो अंडे की तरह का है, वो अंडा खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है काम की चीज़। तो सिमिलरली ये पड़ा हुआ है फेल्ड अर्ली प्रेगनेंसी। फिर ये देखें ज़रा, ये जो दो एरो के वाइट निशान बने हुए हैं, शायद नजर आ रही है आपको लाइन, एक चिट्टी लाइन है, ये लाइन नज़र आ रही है वाइट, ये इधर आ रही है, और ये इधर एक छोटी सी लाइन ऐसे बन रही है चिट्टी वाइट कलर की, ये बन रही है, ये नज़र आ रही है कि नहीं आ रहे? ये क्या है, ये एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो नज़र आ रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सीरियल मेजर करते हैं, 7 mm से ज़्यादा है। अब यहाँ पे उसने रखा एरो अपना, और दिल धड़कता हुआ नज़र नहीं आया, और 7 mm से साइज़ ज़्यादा है, तो इसको क्या नाम देंगे हम? अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर, ये नॉन वायबल फीटस, या FCA नेगेटिव मिस्ड अबॉर्शन। ठीक है, सबसे बेहतर जो मैं लिखता हूँ ना, मेरे पास जब आता है तो मैं लिखता हूँ जी FCA नेगेटिव एब्सेंट, FCA एब्सेंट, बाकी गायनेकोलॉजिस्ट जो मर्जी इसको नाम देते रहे, हमें तो रिपोर्टिंग अल्ट्रासाउंड करनी है ना। मैं क्या इसको लिखता हूँ जी, फिक्टल कार्डिक एक्टिविटी, लिख देखा ना, FCA एब्सेंट और प्रेजेंट, तो आपने ये लिख के भेजना है FCA प्रेजेंट और एब्सेंट। आपने देखी ना रिपोर्टें बगैर रिपोर्ट, इसलिए आपको थोड़ा आसानी से समझ आ गई मेरी बात। तो ये इमेज थी FCA, आपने बताना है। फेल्ड अर्ली प्रेगनेंसी की इमेजेस हैं कि जी वो कह रहा है कि जी साइज़ इसका 7 mm से ज़्यादा है, लेकिन हार्ट की धड़कन नज़र नहीं आ रही है, एम्ब्रियो मौजूद है, तो ये ऐसी। ये फिर यॉर्क सैक जो मैं आपको बता रहा था, ये ऐसे यॉर्क सैक देखिए, इस तरह का यॉर्क सैक आता है, जेस्टेशन सैक बड़ा है, यॉर्क सैक छोटा, ऐसे करके नज़र आएगा। कितना टिपिकल शक्ल है ना इसकी, सफ़ेद कलर का, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल काला गोल मटोल। अब ये देखें, इसमें नीचे क्या लिखा हो, यॉर्क सैक मैक्सिमम डायमीटर कितना है, तो ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, ये बताएं। हाँ, 7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये अब नॉर्मल है, आप बताएं। आपने आज आते हुए मुझे इसका जवाब दिया भी है, जब आई हैं मैंने आपसे सवाल जवाब शुरू किए थे, आपने इसका मुझे जवाब दिया था कि इनर टू इनर इतना होना चाहिए, आपने जवाब दिया है आज 6 मिनट, क्या 6 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए? नहीं सर, 6 मिलीमीटर होना चाहिए, टोटल 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, 6 मिलीमीटर से ये कितना है, 6.1, तो ये क्या केस है, ये भी मिस्ड अबॉर्शन अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर का केस है। ठीक है, आप रिपोर्ट में क्या लिखेंगी, यॉर्क सैक डायमीटर 6.1 मिलीमीटर, अनएबल टू सर्वाइव या कंटिन्यू प्रेगनेंसी, मोस्ट चांसेस ऑफ मिस्ड अबॉर्शन।
ठीक है, ये लिख के आपने भेज देना आगे कि मोस्ट चांसेस है मिस्ड अबॉर्शन के, बहुत गहरे चांसेस हैं इसके, ये केस ये नॉर्मल आगे नहीं चल सकता। 6.1 उसने देखा ना, इसीलिए 1.1 लिखा है उसने, अगर 0.1 भी ज़्यादा है तो केस अब नॉर्मल हो गया ये। अगर ये होता 5.9 तो केस नॉर्मल था। समझ आई? यानी कि मार्जिन लाइन में अब 6 है। 6 मार्जिन लाइन है इसमें, 6 से नीचे नॉर्मल है, 6 से ऊपर अब नॉर्मल है। और इनर टू इनर, अगर आप आउटर टू आउटर करेंगी तो मेजरमेंट आपकी ज़्यादा हो जाएगी ना। जो 5.9 आपकी इनर टू इनर आ रही है, एक एक एम आप इधर भी डाल दें आउटर टू आउटर का, बढ़ गई ना वैल्यू, तो आप केस ख़राब हो जाएगा। तो अच्छा, RPOC पोलर प्रेगनेंसी। अब है RPOC। RPOC क्या होता है? आल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट एबॉर्शन। अब देखें, ये आप जब यूट्रस, मैंने आपको बताया था, पहली इमेज दिखाई थी कि नॉर्मल यूट्रस आपको मिला ऐसा, खाली है ना। ये क्या चीज़, ऊपर वाला ऐसा, नीचे वाला ऐसा क्या है? गुड। ये क्या है? ये लाइन, चिट्टी चिट्टी लाइन, लेयर। ये लेयर किसकी है? क्या नाम है लेयर का? आउटर लेयर ऑफ यूट्रस कॉल्ड सिरोजा। ये सेंट्रल लेयर इज कॉल्ड वो सेकंड लेयर इज कॉल्ड सेकंड। ये वाली लेयर ग्रे कलर की, ये कौन सी है? मायोमेट्रिक किसकी बनी होती है? मसल्स की बनी होती है। ये अंदर वाली सेंट्रल लाइन किसकी होती है? एंडोमेट्रियम की होती है। तो जो बेबी की ग्रोथ होती है, जो बच्चा होता है, वो सारा यहीं पे सेंटर में ग्रोथ होती है ना, ऐसे ही है ना। तो जो RPOC होंगे, जब बच्चा सेंटर में है तो RPOC आपको कहाँ नजर आना चाहिए? फिर इनकम्प्लीट एबॉर्शन में RPOC आपको कहाँ नजर आना चाहिए? यहाँ बायोमेट्रियम के अंदर घुसे होने चाहिए कि सिरोजा के पास? एंडोमेट्रियम के अंदर। कॉमन सेंस है ना। तो RPOC कैसे नजर आएंगे आपको? ये देखें, ये RPOC ये नजर आ रहा है, थिक सा है ना। हाँ, ये बने नहीं हो यार, ये इस तरह आ रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये थिक वाइटिश बना हुआ है ना, ये RPOCs हैं ये वाले। एंडोमेट्रियम के सेंटर में आपको चिट्टी चिट्टी जब नज़र आए ना कोई चीज़, और मरीज़ को इन्फेक्शन भी है, फीवर भी है, पेन भी है, इस तरह सिम्टम मिल रही हैं, डाउट भी है, तो ये RPOCs हैं। ठीक है, रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ। ये देखिए कितना क्लियर नज़र आ रहा है। आ रहा है जी? अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट। RPOCs ठीक है, शायद एक दफ़ा RPOC देख लें आप, कितना क्लियर नज़र आ रहा है। अब आप जो यहाँ पे RPOC देखना शुरू कर दें तो ये ज़्यादती नहीं कर रही हैं आप अपने साथ ही, अपने इल्म के साथ, नॉलेज के साथ, मरीज़ के साथ। अब यहाँ मायोमेट्रियम में RPOC क्या काम है? अकल की बात है ना, सिंपल बात है ना। अब जब बेबी ने निकलना ही एंडोमेट्रियम कैनाल के ज़रिए है तो वो वहीं पर चीज़ मौजूद होगी ना। पट्ठों के अंदर उसने क्या करना जाके, बच्चे ने ये बाहर वाले लेयर पे क्या करना है? तो आपने यहाँ यूँ नहीं टाइम ज़ाया करना, चलो मैं इधर भी देख लूँ, वो उधर आप तब देखेंगे जब आपको नॉलेज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो आपने जब RPOC का मरीज़ आता है तो आपने डायरेक्ट कहाँ क्या चीज़ देखनी है? सेंटर ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम को देखना है आपको। जब बच्चा निकल चुका है तो एंडोमेट्रियम अगर आपको थिक नज़र आ रही है, वाइटिश नज़र आ रही है, तो वो क्या है? RPOCs। ठीक है जी, ये हो गया। आगे है RPOC हो गया मोलर प्रेगनेंसी। वो आपको पता ही है कि अंगूर की तरह गुच्छा नज़र आता है,
इसमें मोलर प्रेगनेंसी में यूपीटी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? कौन से होगा? शायद साहब बताएं। ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगी। वाई? प्रेगनेंसी तो है ना। वेरी गुड। प्रेगनेंसी एक कॉमन सेंस है। जब एक वर्ड प्रेगनेंसी यूज हो रहा है तो इसका मतलब है उसको प्रेगनेंसी हुई है, तो उस प्रेगनेंसी के रिलेटेड फिर उन्होंने बॉडी को उन्हें रिएक्ट किया है, हार्मोन रिलीज हुए हैं, यूपीटी पॉजिटिव हो गया। यूपीटी पॉजिटिव हो गया, आपने अल्ट्रासाउंड किया तो आपको इस तरह यूट्रस ऐसे नज़र आ रहा है, यूट्रस के अंदर ये ऐसी चीज़ें गुच्छे नज़र आ रहे हैं अंगूर की तरह के, तो उसको आप क्या कहेंगे? मोलर प्रेगनेंसी। और ये आगे मरीज कैंसर भी काज कर सकते हैं, इनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करना चाहिए, पता है इस बात का ना? तो ये मोलर तो ये एक सिंपल चीज़ है। आगे और ये भी लाखों में से कोई 2-4 केस निकलते हैं मोलर प्रेगनेंसी के, नहीं लाखों में से कोई केस निकलते हैं, लाखों में से, हज़ारों में से केस नहीं होता इसका। वो भी इसी तरह ही होते हैं, वो हज़ारों में से मिल जाते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा रेयर है, ये तो 1 in millions है, ये वो 1 in thousands है, ये 1 in millions है। अच्छा, सब कोलोनिक हेमरेज क्या होता है? कोरियोनिक किसे कहते हैं? कोरियोनिक, एमनियन, कोरियन, आउटर लेयर। 21 की आउटर लेयर बताई थी मैंने आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपको समझ आ गया कोरियन, कोरियोनिक। तो सब कोरियोनिक क्या होगा? उसके नीचे होगा, कोरियन के नीचे। और हेमरेज तो इसमें कोई मुश्किल है? अब मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, आपका कंसेप्ट 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ये देखें अब आप ये आपका है जेस्टेशनल सैक, उसके अंदर क्या है? एम्ब्रियो, फीटस। इसी तरह ये जेस्टेशनल सैक है ना, अंदर एम्ब्रियो है। जेस्टेशनल सैक के अंदर वाली जो लेयर है वो एमनियन है, बाहर वाली लेयर जो है कोरियन के नीचे फ्लूइड मिल रहा है, तो कोरियन के नीचे मिल रहा है ना, उसे क्या कहेंगे आप? कोरियोनिक। SC सब कोरियोनिक हेमरेज। तो ये जो केसेस आते हैं आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ब्लीडिंग के, और क्या भी केसेस होते हैं, स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, तो उसमें ये 2-3 चीज़ें आपने रूल आउट करनी होती है कि आया कोई सब कोरियोनिक हेमरेज तो नहीं है, कोई मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये आपने रूल आउट कर लेंगे ना। मोलर प्रेगनेंसी समझ आ गई ना, नॉलेज है ना अब आपको? मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है, सब कोरियोनिक हेमरेज, इसकी कोरियन की जो आउटर लेयर देख लेंगे कि यार कोई पीछे फ्लूइड, देखो इतनी इस तरह आपको फ्लूइड क्लियर नजर आएगा। तो ऐसे नहीं है कि आपने दूरबीन लगा के तो नहीं देखना ना, हम जो कर रहे हैं हम भी तो इसी आँख से देख रहे हैं जिसे आपने देखना है। समझ आ रही है ना? तो ऐसे जब नजर आएगा तो इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि यार ये कोरियन के नीचे है तो ये फ्लूइड ब्लड होगा, हेमरेज होगा। कर लेंगे? कॉन्फिडेंस आया? समझ आइए? तो ये क्या है? अब आप खुद देखें, नॉलेज की बात कर रहे थे, सब कोरियोनिक है, ऐसे नजर आया तो सब कर लेंगे ना। ये 6-7 तो पढ़ाई है आपको मैंने। अब बच्चे का हार्ट नहीं मिल रहा तो आप नहीं बता सकती कि क्या नाम है FCA नेगेटिव, तो मुश्किल है। ऐसे करके अगर जेस्टेशनल सैक देखिए नॉर्मल कैसे मिल रहे थे, आप देखें ये फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल मिल रहे हैं, ये नॉर्मल है। अब इसके यहाँ पे जो पानी आपको नजर आया काला काला इसी तरह का, तो इनर और आउटर, तो कोई मुश्किल है आपको बताना कि सब कोरियोनिक हेमरेज है? अगर अंदर कोई बच्चा नजर ना आए तो ब्लाइटेड में बताना मुश्किल है। अगर बच्चा नजर आए लेकिन हार्ट दिल नजर ना आए तो FC नेगेटिव लिखना मुश्किल काम है? शास्ता नहीं है ना, मुश्किल। ब्लाइटेड ओवम का बताना मुश्किल है। जैसा आपने मेजरमेंट लेनी है 25 mm, फिटल FCA नेगेटिव मुश्किल है? नहीं है ना। फिर मैंने आपको आगे बताया, क्या बताया, एनाबोलिक जेस्टेशन, ये सारा हो गया, वही चीज़ें। नहीं मेरी बात सुने, प्रैक्टिकली देखें, मैं आपको बताऊं, आपको ये हमने, मेरी बात सुने आप,
मुश्किल नहीं लग रहा आपको? पढ़ा दिया तो मैंने। नहीं लग रहा। अब आपको क्या लगता है कि जब हम केस करेंगे तो मोलर प्रेगनेंसी केस आएगा यहाँ पे? अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज ना होता, थ्योरी ना होती, कभी आपके पास एक मोलर प्रेगनेंसी केस आ जाता है, अगर आपको थ्योरी आप खुद से नहीं ढूंढ सकेंगे? ये पूछने का मकसद है मेरा। आपको क्या लगता है कि जब हम प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं तो जितनी हम एबनॉर्मेलिटीज पढ़ रहे हैं, सारी एबनॉर्मेलिटी आती हैं? एक एबनॉर्मेलिटी भी नहीं आती जब हम प्रैक्टिकल काम आप में। यही कह रहे हैं ना मुश्किल है, मैंने कहा पढ़ने से थ्योरी से तो मुश्किल नहीं लग रहा हमें। मैं वही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल इससे भी ज़्यादा आसान है। मैं बात करने का मकसद है, जब आपने प्रोब रखनी है, आपने सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड करना है ना, उसके बाद आपने समझना है कि मैं कंसल्टेंट लग गई हूँ। मेरी बात समझ नहीं है आप? क्योंकि आपको 6 से 7 चीज़ें, मोलर प्रेगनेंसी निकालना आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि जब आप 50 मरीज नॉर्मल कर चुके होंगे ना, अब नॉर्मेलिटी अगर आपके माइंड में होगी तो आप पकड़ सकेंगे, अगर माइंड में नहीं होगी तो नॉर्मेलिटी आपसे निकल जाएगी। ठीक है? तो आरपीसी, मोलर प्रेगनेंसी और सब कोलोनिक हेमरेज, तो ये सारी चीज़ें इस तरह हैं। और ये जब अगर आप करती भी हैं तो आप 1000 अल्ट्रासाउंड भी करेंगे ना, तो 1000 में से आपको जो ये कि एक ब्लैक लोम का केस शायद आपको मिलेगा, या आपको मिलेगा FC नेगेटिव का। तो बाकी ये जो सब SCH हो गया, मोलर प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है, ये केसेस आपको नहीं मिलेंगे। मेरी बात समझ रही है ना आप? आपको केसेस ज़्यादा 99% केस आपको नॉर्मल मिलते हैं। तो ये आज हमने 60 डिजीज़ पढ़ ली हैं, इसको इंशाल्लाह आपसे